मैं डॉक्टर डी.एन. बंजारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट MMRPG कॉलेज चांपा। आज आपको मुगल काल में नगरों का उदय, नगर प्रशासन के संदर्भ में वीडियो बता रहे हैं। ये MA 4th सेमेस्टर मुगल कालीन राजनयन एवं अर्थव्यवस्था पर आधारित है। चूँकि मुगल काल में नगरों का उदय एवं नगर प्रशासन, चूँकि भारत देश में मुगल कालीन शासन व्यवस्था में अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। उस समय कस्बों एवं नगरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कम थी। चूँकि अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती थी, इसलिए उनके जीवन स्तर भारतीय इतिहास संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। मुगल काल में नगरों का बड़ा महत्व था, जैसे कि व्यापारिक दृष्टिकोण से व सामरिक दृष्टिकोण से, जिसके कारण आवागमन, यातायात व संचार के मुख्य केंद्र नगर था। नगर में हस्तशिल्प उद्योग, अन्य उद्योगों का केंद्र होने के कारण यहाँ से निर्मित वस्तुओं की मांग देश विदेश में बढ़ने लगी और अपना एक विशिष्ट पहचान बना लिया। मुगल काल में व्यापारिक नगरों का उदय हुआ, जो समृद्धशाली नगर का प्रतीक माना जाता है। वस्तुतः नगर राजनीति प्रशासन का केंद्र बिंदु था। मुगल काल इस काल में सांस्कृतिक व धार्मिक नगरों के रूप में उभर करके सामने आया। यहाँ अनेक संत महात्मा, सूफी संत का निवास स्थान रहा। यहाँ दरगाह हिंदुओं के पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान होने के कारण नगर प्रमुख केंद्र बिंदु था, आस्था का केंद्र रहा। मुगल काल में नगर महानगर, जहाँ विशाल जनसंख्या वाले लोग निवास करते थे। मुगल काल में नगर व्यवसायिक प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र रहे और राजधानी नगरों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरे होते थे। यह एक प्रकार का किला या गढ़, जिसे सुरक्षा के रूप में जाना जाता था। सुरक्षा के घेरे के दृष्टिकोण से आज भी विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार घेरे विद्यमान हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, कोटा व राजस्थान के अधिकांश नगर तथा छत्तीसगढ़ का प्रदेश यही गढ़ों के घेरे के नाम से नामकरण पड़ा। मध्यकालीन अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करते थे तथा नगरीय क्षेत्रों में शिल्प उद्योग, चर्म उद्योग, विभिन्न कारीगरी वर्गों का उदय हुआ, जो नगर में निवास करते थे, जहां नगर सुविधाओं से भरा पड़ा होते थे। सम्राट हुमायूं ने दिल्ली के निकट 1533 ईस्वी में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की। सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। ये गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। इसके साथ साथ सम्राट अकबर फतेहपुर सिकरी नामक एक नया नगर बसाया। शाहजहां ने राजधानी दिल्ली से आगरा लाने के लिए यमुना नदी के तट पर 1838 ईस्वी में शाहजहानाबाद की नींव रखी। इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में और भी बसाए गए, जैसे मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मोहम्मद खां बगरा ने फर्रुखाबाद, इमादुल मुल्क ने गाजियाबाद, नजीमुद्दौला ने नजीनाबाद, फैजुल्लाह खां ने रामपुर 1775 ईस्वी में स्थापना की। मुगल काल में नगरों के मुख्य प्रकार इस प्रकार रहे हैं। मुगल काल में नगरों और उसके महत्व के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि जिस श्रेणी में रखा गया है वही श्रेणी में कार्य होगा। पहला, राजनीतिक प्रशासनिक नगर। मुगल काल मुख्य रूप से नगर राजनीतिक व प्रशासनिक का केंद्र बिंदु थे। फलस्वरूप नगरों का महत्व बढ़ा। मुगलों की राजधानी दिल्ली तथा आगरा थी। अवध की राजधानी फैजाबाद,
उत्तर पश्चिम में लाहौर और दक्षिणी में हैदराबाद प्रमुख प्रशासनिक नगर के रूप में उभर करके सामने आए। दूसरा, औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर के रूप में नगरों का उदय के फलस्वरूप व्यापारिक उद्योग यहाँ पर स्थापित होने लगा, जैसे कि अहमदाबाद, पटना, लुधियाना, सूरत इस प्रकार के प्रमुख नगरों में से एक है। अवध साम्राज्य में नगर खैराबाद तथा दरियाबाद प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग था। इसी प्रकार नील उद्योग में बयाना प्रमुख रूप से था। तीसरा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर मुगल काल धर्म, ज्ञान, शिक्षा व संस्कृति का केंद्र के रूप में स्थापित प्रमुख नगरों में से एक है, जैसे मथुरा, उज्जैन, बनारस, फतेहपुर सीकरी आदि। इसी प्रकार नगरों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ हजारों श्रद्धालु दरगाह मंदिरों पर मत्था टेकने के लिए आते और इस प्रकार श्रद्धालुओं को आवागमन बना रहता। मुगल काल में ऐसा कोई नगर नहीं था जहां पूर्ण इस्लामिक नगर कहा जा सके, परंतु ऐसी नगरों की कमी नहीं है जहां अधिकांश आबादी मुस्लिम थी, जहां जीवन में इस्लामिक संस्कृति की छाप देखने को मिलती है, जैसे दिल्ली, लखनऊ, आगरा और लाहौर आदि स्थानों पर इसी प्रकार के नगर हैं। इन नगरों की प्रमुख विशेषता जी.आर. हैम्बली ने इस प्रकार प्रकट की है। पहला, दुर्गकृत महल। दूसरा, नदी के किनारे में बसा महल। तीसरा, मैदानी भूभाग पर स्थित। चौथा, इस्लामिक धार्मिक इमारतों की बहुतायत। नेक्स्ट, सराय तथा बाजार का होना। उपनगर बस्तियों का बसना। उपनगर बस्तियों का बसने के दृष्टिकोण से जहानाबाद, जयसिंहपुर, जसवंतपुर आदि इसी प्रकार के बस्तियां थे, जहां अमीर मनसबदार के पार्क स्थायी रूप से स्थापित रहने के कारण बसाना पड़ा। मुगल काल में नगर बसाने की प्रक्रिया किस प्रकार रही है, ये दो प्रकार के प्रमुख हैं। पहला, यह तो जो पुराने नगर को नए ढंग से विकसित करके स्थापित किया गया, जैसे फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद। दूसरा, नए नगर जमींदारों मनसब द्वारा बनवाया गया, जैसे फर्रुखाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद आदि। मुगलकालीन नगरों की जनसंख्या। मुगलकालीन नगरों की जनसंख्या विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न आंकड़ों से निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होता, लेकिन अनेक इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है। जैसे 16वीं शताब्दी में लखनऊ में लगभग 40,000 घर थे। इसी प्रकार अकबर के समय आगरा और फतेहपुर सीकरी की तुलना लंदन से भी बड़े थे, इस प्रकार की गई है। शाहजहां के समय दिल्ली पेरिस से कुछ कम थी। मुगल काल में तीव्र नगरीकरण। अकबर के समय लगभग 3,200 नगर थे। विदेशी यात्रियों का वर्णन। मुगल काल तेजी से शहरीकरण की ओर प्रस्थान हुआ, आगे बढ़ा। मुगल सम्राट शिल्प उद्योग को काफी प्रोत्साहन दिया। इसके साथ साथ शिल्पकार के साथ साथ ग्रामीण आबादी का नगरों में प्रवास होने के कारण मुगलों में नगरीकरण बढ़ने लगे। चूंकि मुगल काल में नगरों के जीवन की दशा किस प्रकार रही है, मुगल काल में सविस्तार किसी योजना से तो नहीं हुआ है, लेकिन नगरों के मकान सामान्यतः निम्न कोटि के हुआ करते थे। नगर के अंदर का मकान मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। नगर में गरीब और अमीर ये दोनों का जीवन स्तर अलग अलग थे। अमीरों का जीवन स्तर अच्छा था। मुगलकालीन नगरों की शासन व्यवस्था। हमवंती के अनुसार मुगलकालीन प्रशासन के संदर्भ में उस काल में आधुनिक यूरोपीय नगरों से अलग था।
नगरों का प्रशासन न तो राज्य चार्टर द्वारा शासित था, न ही नगर पालिका प्रणाली इससे पाई गई। राज्य करों को इकट्ठा करने, नगरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सीमित था। कहीं कहीं बाजार की व्यवस्था एवं जल आपूर्ति का काम भी सरकार अपने हाथों में लेती थी। ऐसी स्थिति में नगर अपनी व्यवस्था स्वयं देखती थी। इस व्यवस्था का संचालन मोहल्लों की पंचायत के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी। समुद्र तटवर्ती प्रदेश बंदरगाहों का, जिनका आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व था, तथा विदेशियों की संख्या इन स्थानों पर अधिक रहते थे। नगर या कस्बे में मुख्य रूप से 3 अधिकारी हुआ करते थे। पहला, काजी। काजी का कार्य शरीयत व न्याय व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, मुहतासिब, नैतिक आचरण व नियम लागू कराना। तीसरा, कोतवाल। कोतवाल की भूमिका नगर का प्रमुख अधिकारी माना जाता था। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना, शहर में संपूर्ण व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी कोतवाल की होती थी। इसके साथ साथ प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिसको नगला कहा जाता था। मुगलकालीन प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभिन्न अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग रूप में इस प्रकार प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे सूबेदार, प्रांतों में शांति व्यवस्था स्थापित करना होता था। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान अधिकारी। बख्शी, प्रांतीय सैन्य का प्रधान। फौजदारी, जिले फौजदारी का प्रधान अधिकारी होता था। आमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। कोतवाल तो नगर का प्रधान था ही। सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त अमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाए रखना तथा लगान का निर्धारण करना अमिल का प्रमुख दायित्व होता था, प्रमुख कार्य होता था। सुदूर दक्षिण के मध्यकालीन नगरों की विशेषता। दक्षिण के प्रत्येक नगर की एक देवी या देवता हुआ करती थी। जैसे विजयनगर साम्राज्य में विरूपाक्ष, कांची में कामाक्षी देवी, मदुराई में मीनाक्षी देवी। सुदूर दक्षिण के कभी कभी नगरों की स्थापना मंदिर के पूरक के रूप में हुई है। जैसे वेंकटेश्वर मंदिर के पूरक के रूप में तिरुपति नगर की स्थापना हुई, जिसको रामानुज ने स्थापना किया था। सुदूर दक्षिण के नगर जातियां, उपजातियां तथा संप्रदायों के मुख्यालय के रूप में कार्य करते थे। दक्षिण के कई नगर सैनिक नगर के रूप में किलेबंदी नगर थे, जिसमें जिंजी, डिंडीगुंड और वेल्लूर आदि नगर थे। इस प्रकार मुगलकालीन नगर अपनी एक अलग विशेषता लिए हुए थे। विदेशी यात्रियों को अच्छाई की अपेक्षा मुगलकालीन नगरों, शहरों की बुराइयां ज़्यादा दिखाई देने देती थी। लेकिन फिर भी अधिकांश इतिहासकार विदेशी यात्रियों ये मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, नगर व्यवस्था, सुदृढ़ता, उसकी कार्यप्रणाली की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मुगलकालीन शासक शिल्प, कार्य, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार के लिए विश्वविख्यात है। यही मुगल प्रशासन ने भारत के विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत इसके समाहित अंग हैं। अधिकतर जो साम्राज्य विस्तार औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार मुगलकालीन एक समृद्धशाली साम्राज्य रही है। थैंक यू।